हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मनपसंद स्टडी क्लासेस। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग मज़े में होंगे। तो आज हमारा सीडीपी का 16वां चैप्टर है, जिसमें हम कर्ट लेविन के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, उनसे जुड़े हुए सवालों को सॉल्व भी करेंगे और उनके प्रयोग को भी जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग अपना क्लास को कंटिन्यू करते। इससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपना क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कर्ट लेविन जो है एक जर्मन अमेरिकन वैज्ञानिक थे। जन्म उसका जर्मनी में हुआ था, लेकिन जो अपना सिद्धांत दिए थे वो अमेरिका में थे, इसलिए जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इनका जन्म 1890 में और मृत्यु 1947 में हुआ था। उन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो 1917 में सिद्धांत दिए थे। सिद्धांत क्या क्या दिए थे ऊपर तरफ लिखा हुआ, ऊपर तीर बना हुआ देख लीजिए। तो मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या क्या सिद्धांत दिए थे। तो पहला सिद्धांत है कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। दूसरा है संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। तीसरा है प्राकृतिक दशा का सिद्धांत। चौथा है लक्ष्य एवं सूझ का सिद्धांत। पांचवा है अधिगम का तलरूप सिद्धांत। छठा है सदिश अधिगम का सिद्धांत। सातवां है समूह गति की सिद्धांत। आठवां है व्यवहार गति सिद्धांत। नौवां है गत्यात्मक विकास सिद्धांत। दसवां है समूह गतिशीलता का सिद्धांत। सब सिद्धांत एक ही है, लेकिन नाम इसका अलग अलग है। यदि कोई भी सिद्धांत आए और उसका प्रतिपादक पूछे तो मेरा जवाब कर्ट लेविन ही होगा। इधर देखिए, उन्होंने मानव को मनोवैज्ञानिक मानव कहा है। उन्होंने जो मानव को कहा है वो मनोवैज्ञानिक मानव कहा है। उसके बाद उन्होंने अभिप्रेरणा शब्द पर बहुत ज़्यादा बल दिया था। इसको हम लोग याद रखेंगे। अभिप्रेरणा पर जब सबसे ज़्यादा बल दिया था, उसके बाद इधर देखिए नीचे तरफ, ये जो मनोवैज्ञानिक थे कर्ट लेविन, ये गेस्टाल्टवादी थे, लेकिन संज्ञानवाद के समर्थक थे। ये भी याद रखिएगा डायग्राम देख के। तो इतना देखने के बाद हम लोग अब 3 संप्रत्यय उसका देखेंगे और 4 प्रकार का अधिगम को देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब उनका संप्रत्यय कॉन्सेप्ट देख लीजिए। 3 कॉन्सेप्ट है। क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया? 3 संप्रत्यय जो है जीवन दायरा, दूसरा है सदिश और तीसरा है तलरूप। इस सब के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तत्काल 3 प्रकार का संप्रत्यय जान लीजिए, लाइफ स्पेस, वेक्टर और टोपोलॉजी। उसने अधिगम को 4 चरणों में बांटा है। 4 चरण के द्वारा हम लोग अधिगम कर सकते। कौन कौन 4 चरण है देख लीजिए। आकांक्षा स्तर, आकर्षक उद्देश्य, स्मृति की गति और पुरस्कार व दंड। ये हम लोग याद रखेंगे। 3 संप्रत्यय और 4 प्रकार के अधिगम कौन कौन से हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 3 प्रकार का जो कॉन्सेप्ट दिए थे वो क्या क्या थे कॉन्सेप्ट। तो पहला था मेरा जीवन दायरा, लाइफ स्पेस। लाइफ स्पेस में कहा गया है यह व्यक्ति व वातावरण के मध्य अंतःक्रिया का प्रतिफल है, अर्थात एक मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और उसके परिवेश से संबंधित होकर ही अपनी जीवन दायरा की सीमा निर्धारित करता है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति वातावरण से अंतःक्रिया करता है और अपनी आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए परिवेश से, जो वातावरण से जो क्रिया करता है, वही जीवन दायरा की सीमा निर्धारित है, वही जीवन दायरा कहलाता है। दूसरा देखते हैं सदिश वेक्टर। सदिश वेक्टर ये भौतिकी विज्ञान से लिया गया कॉन्सेप्ट है। हम लोग पढ़े हैं सदिश राशि, अदिश राशि वही है। सदिश व्यक्ति की वह शक्ति जो उसे लक्ष्य के पास या दूर ले जाए। मतलब यदि अच्छा लक्ष्य, ऐसा शक्ति जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य के पास ले जाए या दूर ले जाए, वही है सदिश। इसी तरह वातावरण में भी एक शक्ति है जो व्यक्ति को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। मतलब वातावरण की जो शक्ति होती है, जैसे हम अच्छा वातावरण में रहेंगे तो लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होगी। यदि हम मान लेते हैं जहाँ संकुचित आदमी रहते हैं वहाँ चल जाएंगे तो अपना लक्ष्य प्राप्त करने में या गलत रास्ते पे चल जाएंगे। तो वही है सदिश राशि, सदिश। आगे हम लोग देखते हैं तलरूप।
टोपोलॉजी व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न बाधाओं या अवरोधों का सामना करता है तथा अपनी शकल को भिन्न आकृति बनाता है, लेकिन उसका मूल स्वरूप वही रहता है। यह शब्द गणित से लिया गया, तलरूप शब्द गणित से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति को जब अपना लक्ष्य प्राप्त करना होता है तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उन्हें विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये तो हम लोग जानते ही है, बिना बाधा का कोई भी सफल नहीं हो सकता है। रास्ते में उसे कुछ न कुछ बाधा मिलना ही है। तो वह बाधा जब उसके रास्ते पे आता है तो क्या करता है, वो बाधा से हट के दूसरे रास्ते से निकल जाता है। तो वही शब्द जो कर्ट लेविन ने प्रयोग किए क्षेत्र सिद्धांत में, उसी को उन्होंने तलरूप कहा गया है कि जो बैरियर आता है, तो बैरियर जो अवरोध आता है, तो अवरोध को हम लोग छोड़ के दूसरा रास्ता से जो लक्ष्य को प्राप्त करते हैं वही है हमारा तलरूप। आप लोग इस डायग्राम से समझ सकते हैं क्षेत्रवादी विचारधारा। देखिए यहाँ पी और पहला देखते हैं, पहला जो दिया हुआ है पी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ जी लिखा हुआ है। पी का मतलब हुआ पर्सन और जी का मतलब हुआ गोल। पर्सन मतलब व्यक्ति, गोल मतलब लक्ष्य। व्यक्ति जब अपना संज्ञानात्मक क्षेत्र में रहता है, अपना मूल क्षेत्र में रहता है, तो वो आसानी से अपना गोल लक्ष्य हासिल कर लेता है। अब दूसरे स्टेज में देखते हैं, दूसरा स्थिति में जब व्यक्ति संज्ञानात्मक क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में चला जाता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र उसका परिवर्तन हो जाता है, तो पर्सन जो व्यक्ति है उसको गोल तक प्राप्त करने में उसके बीच में जो देखिए बी आ जाता है, मतलब बैरियर आ जाता है, अवरोध आ जाता है, वो अवरोध को पार नहीं कर सकता है। जब यहाँ बाधा आ गया, रोड मान लेते हैं हम लोग कहीं जाना है, बीच में रोड मेरा पूरा कटा हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, उसका वैकल्पिक रास्ता खोजते हैं। तो यहाँ देखिए तीसरा स्टेज में सही दिशा का चयन। अब वो वैकल्पिक रास्ता कैसे आया, इधर से हम लोग अब रास्ता का चयन कर लिए गोल तक प्राप्त करने के लिए, सही दिशा का चयन करते हैं। अब जब सही दिशा का हम लोग चयन कर लिए तो लक्ष्य भी प्राप्त कर लेंगे इधर से घूम के, तो वही स्टेज बताया है। तो इसी को हम लोग जो अपना रास्ता चेंज किए, ये रास्ता जो चेंज किए, यही हम लोग को टोपोलॉजी कहलाता है या तलरूप कहलाता है। और जो दिशा है वो जैसे दिशा चयन किए तो वो मेरा वेक्टर कहलाया। तो यही याद करना था, यही जानना था। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे उन्होंने 2 निष्कर्ष दिए हैं, निष्कर्ष याद रखेंगे कि पहला निष्कर्ष क्या दिए प्रयोग के आधार पे, कि बालक को उसके संज्ञानात्मक क्षेत्रों में ही रहकर सिखाना चाहिए, इससे बालक अपने समूह के साथ गति कर सकता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को संज्ञानात्मक क्षेत्र में सिखाने से वो लक्ष्य जल्दी प्राप्त कर लेता है और अपने साथ समूह के साथ मतलब बालक के साथ गति कर सकता है। इसे समूह गतिकी का जो नियम हम लोग देखे इसी पर दिया गया है। दूसरा है बालक को सिखाने के लिए सबसे पहले मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, मतलब कि उसका संज्ञानात्मक क्षेत्र में जब रखेंगे तो संज्ञानात्मक क्षेत्र मतलब उसका मूल क्षेत्र हुआ, मूल क्षेत्र में उसका पहला भाषा जो मातृभाषा होता है, तो मातृभाषा के प्रयोग से ही हम लोग को पढ़ाना चाहिए। तो चलिए इतना मेरा कर्ट लेविन का सिद्धांत था। अब आगे चलते क्वेश्चन सेट पे। तो चलिए स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुके हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे साथ साथ मिलके। कर्ट लेविन कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो कर्ट लेविन हम लोग जानते हैं कहाँ के वैज्ञानिक थे, जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 1 का 3 नंबर हो जाएगा। आगे चलते दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे। तो कर्ट लेविन जो है वो एक गेस्टाल्टवादी थे, लेकिन संज्ञानवाद के समर्थक थे। हम लोग डायग्राम में पढ़ चुके, इसलिए 2 का 3 नंबर राइट आंसर होगा। आगे चलते तीसरा क्वेश्चन, कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है। तो कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत को और देखिए यहाँ 3 नाम दिया हुआ है, संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत, बाल विकास मनोविज्ञान उपयुक्त सभी। तो तीनों सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का उपयुक्त सभी, इसलिए 3 का 4 नंबर राइट आंसर। आगे चलते हैं चौथा क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्र सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया। तो क्षेत्र सिद्धांत हम लोग जानते हैं कर्ट लेविन द्वारा दिया गया, राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है। तो क्षेत्र का अर्थ हम लोग क्या लगाएंगे इसमें, शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, नौकरी का क्षेत्र, मतलब
हर किसी भी क्षेत्र में हम लोग जा सकते हैं। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर उपयुक्त सभी। अब आगे चलते हैं, छठा क्वेश्चन। लेविन के अनुसार व्यवहार व्यक्ति तथा वातावरण का अंतःक्रिया है। उन्होंने यह सिद्धांत किस बात को महत्व दिया है? तो यह कि मतलब कि किस सिद्धांत में इस बात को महत्व दिया था? तो उसका सिद्धांत क्या था? क्षेत्रीय सिद्धांत। इसलिए 6 का 1 नंबर राइट आंसर होगा। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। कर्ट लेविन अधिगम का आधार किसे मानते हैं? तो कर्ट लेविन अधिगम का आधार किनको मानते थे? अधिगम का आधार। तो इनमें राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर वातावरण हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्र से संबंधित है। क्षेत्र को उन्होंने बहुत ज़्यादा आधार माना है। क्षेत्र मतलब वातावरण, इसलिए 7 का राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, वातावरण। अब आगे चलते 8वां क्वेश्चन देखते हैं। आकर्षण और विकर्षण के आधार पर मानव व्यवहार की व्याख्या किसने की है? तो सदिश के आधार पर मानव व्यवहार की व्याख्या करने वाले सदिश जो कॉन्सेप्ट दिए थे वही था ना, आकर्षण। या तो आदमी आकर्षित होता है या दूर भागता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्ट लेविन हो जाएगा। 8 का 2 नंबर राइट आंसर। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है उसे क्या कहते हैं? तो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाएगा या घटाएगा उसे हम लोग अभिप्रेरणा कहेंगे। अभिप्रेरणा पर उन्होंने बल दिया था, इसलिए 9 का 2 नंबर राइट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? तो क्षेत्र सिद्धांत गेस्टल्टवादी थे, तो गेस्टल्टवादी का योगदान था कर्ट लेविन ने, तो गेस्टल्टवादी थे, तो कर्ट लेविन ने ही क्षेत्र सिद्धांत, इसलिए राइट आंसर 10 का 2 नंबर होगा। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं, इसलिए 11 का 1 नंबर राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। B बराबर F/P/E ये सूत्र निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया है? हम लोग सूत्र डायग्राम में देखना भूल गए थे, यही एक सूत्र था। अब चर्चा कर लेते। ये भी जो सूत्र है ये कर्ट लेविन द्वारा दिया गया है और कर्ट लेविन ने इस सूत्र को प्रतिपादित किए थे। तो राइट आंसर इसमें हम लोग का 1 नंबर होगा, लेकिन इसको थोड़ा और समझ लीजिए। बी से मेरा होता है बिहेवियर, मतलब आदमी का व्यवहार। पी से हम लोग का मतलब है, पी से पर्सन मतलब व्यक्ति, और ई से इन्वायरमेंट मतलब वातावरण। जो व्यक्ति का व्यवहार है वो आदमी के वातावरण से अंतर संबंधित है। तो ये हम लोग एक बार फिर देख लीजिए। बी मतलब बिहेवियर, जिसे हम लोग व्यवहार कहते हैं। व्यवहार बराबर होता है पी से पर्सन मतलब व्यक्ति, और ई से इन्वायरमेंट मतलब वातावरण। व्यक्ति और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है हमारा व्यवहार। यह जो बताया गया है या कर्ट लेविन द्वारा बताया गया था। तो आप लोग समझ चुके हैं ये किनके द्वारा दिया गया। इनका राइट आंसर मेरा हो जाएगा कर्ट लेविन। 12 का 1 नंबर। आगे चलते हैं 13 नंबर देखिए। लेविन के क्षेत्र सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लेविन के क्षेत्र सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया में सर्वाधिक बल जो है वो अभिप्रेरणा पर दिया जाता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। 14 नंबर देखिए क्वेश्चन। अधिगम वातावरण व व्यक्ति दोनों का प्रतिफल है, किसने कहा? अधिगम वातावरण और व्यक्ति दोनों का प्रतिफल, ये कहा है हमारे लेविन साहब ने, कर्ट लेविन ने। 14 का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति मात्र जैविक प्राणी नहीं है अपितु मनोवैज्ञानिक व्यक्ति है, यह अवधारणा किस सिद्धांत का है? तो यह जो सिद्धांत मतलब वाक्य कथन जो दिए थे ये कर्ट लेविन ने दिए थे। तो कर्ट लेविन के अनुसार यहाँ हो जाएगा क्षेत्र सिद्धांत, इसलिए 15 का 2 नंबर राइट आंसर। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। कर्ट लेविन एक गेस्टल्टवादी मनोवैज्ञानिक, तो उन्होंने कब इससे अलग होकर संज्ञानात्मक क्षेत्र में अपना सिद्धांत दिया था? उन्होंने अपना सिद्धांत कब दिया था? तो हम लोग पढ़े हैं 1917 में सिद्धांत दिए थे। तो इसका मतलब है कि वो गेस्टल्टवादी जो है वो संज्ञानवादी से अलग हुए थे 1917 में ही। तो इसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा 16 का 2 नंबर। अब आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। किनका कथन है? बालकों को योग्यता और मानसिक शक्ति के अनुसार सिखाना चाहिए। ये भी हमारे कथन जो है कर्ट लेविन के ही कथन है। हम लोग कथन को याद रखेंगे, कथन भी एग्जाम में आता है।
तो 17 का 2 नंबर राइट आंसर। आगे चलते 18वां क्वेश्चन देखते हैं। कर्ट लेविन ने अधिगम को कितने चरणों में बांटा है? तो कर्ट लेविन ने अधिगम को हम लोग पढ़े 4 चरणों में बांटा था। कौन कौन चरण हम लोग पढ़े? आकांक्षा स्तर, आकर्षक उद्देश्य, स्मृति की गति और चौथा था पुरस्कार व दंड। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अब आगे चलते हैं 19वां क्वेश्चन देखते हैं। कर्ट लेविन ने अपने सिद्धांतों में कितने संप्रत्यय प्रस्तुत किए? तो कॉन्सेप्ट 3 संप्रत्यय दिए थे। तो 3 संप्रत्यय क्या क्या दिए थे? जीवन दायरा था, सदिश था और तलरूप था, मतलब लाइफ स्पेस, वेक्टर और टोपोलॉजी। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। आगे चलते 20वां क्वेश्चन देखते हैं। लेविन ने तलरूप शब्द का चयन किस शास्त्र से किया था? तो तलरूप शब्द का जो चयन किया था वो गणित विषय से किए थे, इसलिए 20 का 3 नंबर राइट आंसर। आगे चलते 21वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संप्रत्यय लेविन द्वारा नहीं दिया गया? लेविन द्वारा जो संप्रत्यय दिया गया था वह जीवन दायरा था, सदिश था और तलरूप था, लेकिन अवरोध जो है 3 नंबर पे वो नहीं दिया गया था, इसलिए 21 का 3 नंबर राइट आंसर होगा। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। जीवन क्षेत्र के आधार पर व्यवहार की व्याख्या किसने की थी? तो जीवन क्षेत्र के आधार पर व्यवहार की व्याख्या हमारे कर्ट लेविन साहब ने की है, इसलिए 22 का 1 नंबर राइट आंसर है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। टोपोलॉजी तलरूप शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो कर्ट लेविन ने किए थे, 23 का 1 नंबर राइट आंसर। अब आगे चलते हैं 24 नंबर देखते हैं। बी बराबर एफ पी इंटू ई में पी और ई किनका प्रतिनिधित्व करते हैं? पी से हम लोग पढ़े हैं पर्सन और ए से इन्वायरमेंट, मतलब व्यक्ति और वातावरण, इसलिए 24 का 2 नंबर राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन है। लेविन ने मानव या व्यक्ति को किसकी संज्ञा दी है? तो कर्ट लेविन ने मानव को मनोवैज्ञानिक मानव कहा है, इसलिए 25 का 1 नंबर राइट आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। यदि पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।